नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है हमारे प्यारे यूट्यूब चैनल एपी क्लासेस पर। आज की इस क्लास में हम भारतीय इतिहास के अंतर्गत भारतीय इतिहास का काल विभाजन, पाषाण काल और सिंधु घाटी सभ्यता के महत्वपूर्ण 50 प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के बारे में बात करेंगे जो विभिन्न एग्जामों में आए हुए हैं। और ये टॉपिक यूपी पुलिस कंप्यूटर ऑपरेटर, ग्रेड ए, एएसआई, एएसआई और अन्य सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो दोस्तों, बिना समय गंवाए चलिए आज की क्लास शुरू करते हैं। और आप एक पेन कॉपी लेके बैठिएगा, आप इसका आंसर लिखते रहिएगा। लास्ट में आपको सबसे अंतिम जो स्लाइड होगी, पेज होगा, उस पर आपको सभी उत्तर रहेंगे। आप वहां से मैच करके आप आंसर कमेंट में जरूर बताइएगा कि आपको कितना सही हुआ है और कितना गलत हुआ है। तो पहला हम क्वेश्चन देखेंगे इतिहास का परिचय अभिलेखों में कि इतिहास का जनक किसे कहते हैं। पहला क्वेश्चन हमारा, इतिहास का जनक किसे कहते हैं। तो हमारा इतिहास के जनक आपको हम पहले बता चुके हैं कि हेरोडोट्स जो हैं वो इतिहास के जनक कहते हैं। फादर ऑफ हिस्ट्री किसको कहते हैं? हेरोडोट्स को कहते हैं। और क्वेश्चन नंबर दूसरे में हम देखेंगे कि अभिलेखों का अध्ययन क्या कहलाता है। जो अभिलेख होते हैं इनका अध्ययन क्या कहलाता है? तो इनका अभिलेख जो होता है, अभिलेखों का अध्ययन एपिग्राफी होता है। क्या होता है? एपिग्राफी। अभिलेखों का अध्ययन क्या होता है? एपिग्राफी होता है। उसके बाद हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 3 में कि सती प्रथा का पहला लिखित साक्ष्य किस अभिलेख से प्राप्त हुआ है। ये सभी के सभी प्रीवियस ईयर टॉप 50 क्वेश्चंस है। आपको जितने भी टॉपिक्स कवर होते जाएंगे, आपको पढ़ाया जाएगा, उसी के ही हर वीडियो के टॉपिक के 50 प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस जो एग्जाम में आए हुए हैं और आने की संभावना है, इन सभी को हम 50 क्वेश्चन टेलीग्राम पे प्रोवाइड कर देंगे। अब इसके बाद हम बात करते हैं 3rd नंबर क्वेश्चन में, सती प्रथा का पहला लिखित साक्ष्य किस अभिलेख से प्राप्त हुआ है। तो अब इसका आंसर आप बताइएगा कि सती प्रथा का पहला लिखित साक्ष्य किस अभिलेख से प्राप्त हुआ है। तो ये होता है हाथी गुम्फा अभिलेख। आपको हमने बता ही चुका है, हाथी गुम्फा अभिलेख से क्या होता है? सती प्रथा का पहला लिखित साक्ष्य प्राप्त हुआ था। अब इसके बाद हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 4 में कि भारतवर्ष का प्रथम उल्लेख किस अभिलेख से मिलता है। भारतवर्ष का प्रथम उल्लेख किस अभिलेख में मिलता है। तो क्वेश्चन नंबर 4 में इसका आंसर क्या होगा कि हाथी गुम्फा अभिलेख। क्या होगा? हाथी गुम्फा। भारतवर्ष का जो प्रथम उल्लेख होता है वो हाथी गुम्फा अभिलेख से मिलता है। अब इसके आगे हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 5 में, भारतीय पुरातत्व विभाग का जनक किसे कहते हैं। तो भारतीय पुरातत्व विभाग का जनक जो होते हैं हमारे, वो अलेक्जेंडर कनिंघम है। कौन है? अलेक्जेंडर कनिंघम। क्वेश्चन नंबर 6 में बात करेंगे प्राचीनतम सिक्कों को क्या कहा जाता है। हमने आपको बताया था कि जो प्राचीनतम सिक्के होते हैं उन्हें हम आहत सिक्के कहते हैं। वहां पर भी हमने आपको इंपॉर्टेंट करके बताया था कि ये क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं। तो जो प्राचीनतम सिक्के होते हैं वो क्या होते हैं? आहत सिक्के कहा जाता है इनको। अब इसके बाद हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 7 में कि क्या होते हैं सर्वाधिक शुद्ध सोने के सिक्के। क्या होते हैं? सर्वाधिक शुद्ध सोने के सिक्के किस वंश के शासकों ने चलवाए थे। अगर बात की जाए शुद्ध सोने के सिक्कों के बारे में तो हमारा कुषाण वंश होता है। क्या होता है? कुषाण वंश। जो शुद्ध सोने के सिक्के कुषाण वंश के शासकों ने चलवाए थे। इसके बाद हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 8 में। क्वेश्चन नंबर 8 क्या है कि सिक्कों का अध्ययन। आपको हम पहले बताए थे कि सिक्कों का अध्ययन जो होता है वो हमारा मुद्रा शास्त्र होता है। क्या होता है? मुद्रा शास्त्र। तो इसी में हमने पूछा है क्वेश्चन में कि सिक्कों का अध्ययन क्या कहलाता है। सिक्कों का अध्ययन जो होता है वो हमारा मुद्रा शास्त्र होता है। ठीक है, मुद्रा शास्त्र को ही सिक्कों का अध्ययन किया जाता है। अब इसके आगे हम बात करेंगे साहित्यिक स्रोत वेद एवं उपनिषद के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के जो एग्जाम में आए हुए हैं और ऐसे एग्जाम में आने की संभावना यूपी पुलिस कंप्यूटर ऑपरेटर ग्रेड ए के। अब इसमें हम देखेंगे कि प्रसिद्ध आदर्श वाक्य सत्यमेव जयते कहाँ से लिया गया है। प्रसिद्ध जो आदर्श वाक्य है वो सत्यमेव जयते कहाँ से लिया गया है। तो इसका हमने आपको आंसर पहले बताया था कि ये मुंडकोपनिषद। कहाँ से? मुंडकोपनिषद से सत्यमेव जयते लिया गया है। अब आगे हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 10 में कि गायत्री मंत्र का उल्लेख ऋग्वेद के किस मंडल में है। गायत्री मंत्र जो है क्वेश्चन नंबर 10 में कि जो गायत्री मंत्र का उल्लेख है वो ऋग्वेद के किस मंडल में है। तो आपको बताना है तीसरे। किसने? तीसरे मंडल में क्या है, किसका उल्लेख है? गायत्री मंत्र का। ठीक है, गायत्री मंत्र का जो उल्लेख है ऋग्वेद के तीसरे मंडल में है।
अब इसके आगे हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 11 में कि भारतीय संगीत का जनक, ठीक है, भारतीय संगीत का जनक किस वेद को माना जाता है। जो भारतीय संगीत का जो जनक है वो हमारा सामवेद को माना जाता है। किसको माना जाता है? सामवेद को। अब क्वेश्चन नंबर हम 12 की बात करेंगे कि जादू टोना, वशीकरण एवं औषधि का वर्णन किस वेद में है। आपको इन सभी का आंसर जो आ रहा है उसको भी, जो नहीं आ रहा है उसका भी आप कॉपी में लिखते जाइएगा। लास्ट में आप सभी बताइएगा अपना स्कोर कि आपका स्कोर क्या है, आपने जो हमने पढ़ाया था उस टॉपिक से आपको कितना हेल्पफुल मिल रहा है, आप कितना आंसर दे पा रहे हैं सही सही। तब इसके बाद हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 12 में क्या हुआ था कि जादू टोना, वशीकरण एवं औषधि का वर्णन किस वेद में है। तो अथर्ववेद जो है वो हमने आपको बताया था कि जादू टोना के लिए होता है, तो जादू टोना, वशीकरण एवं औषधि का वर्णन अथर्ववेद में होता है। अब इसके आगे हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 13 में, देखेंगे क्या होता है कि संस्कृत व्याकरण। अब इसके आगे हम चर्चा कैसी कर रहे हैं, लौकिक साहित्य एवं विदेशी यात्रिकों के बारे में। यहाँ पे इसका क्वेश्चन देखेंगे कि संस्कृत व्याकरण की प्रसिद्ध पुस्तक अष्टाध्यायी के लेखक कौन है। ठीक है, हम आपको बताए थे कि आपको पुस्तकों के बारे में भी आता है कि इसके लेखक कौन है। तो अब यहाँ पे हमने क्वेश्चन में देखा कि क्वेश्चन नंबर 13 में कि संस्कृत जो व्याकरण है कि प्रसिद्ध जो पुस्तक है अष्टाध्यायी, उसके लेखक कौन है। तो संस्कृत व्याकरण की प्रसिद्ध पुस्तक अष्टाध्यायी के लेखक हमारे पाणिनि है। कौन है? पाणिनि। इसके आगे हम चलते हैं, देखेंगे कि क्वेश्चन नंबर 14 में, प्रश्न 14 में क्या देखेंगे, कश्मीर का इतिहास का वर्णन किस पुस्तक में मिलता है। कश्मीर का जो इतिहास है का वर्णन किस पुस्तक में मिलता है। हमने आपको पहले बताया था कि जो कश्मीर का इतिहास होता है ये हमारे किसमें मिलता है, राजतरंगिणी। किसमें? राजतरंगिणी। राजतरंगिणी में कश्मीर के इतिहास का वर्णन मिलता है। अब इसके हम बात कर रहे थे क्वेश्चन नंबर 15 में कि चीनी यात्री ह्वेनसांग किसके शासनकाल में भारत आया था। जो चीनी यात्री ह्वेनसांग था वो किसके शासनकाल में भारत आया था। तो चीनी यात्री ह्वेनसांग हर्षवर्धन के शासनकाल में आया था। किसके? हर्षवर्धन के। अब इसी के आगे हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 16 में। क्वेश्चन नंबर जो 16 है उसमें क्या है कि इंडिका पुस्तक के लेखक। देखिए बुक से जो है, पुस्तकों से देखे 2-3 क्वेश्चन बन जाते हैं, इसीलिए हम आपको बताए थे कि आपको भी इसको लर्न करना पड़ेगा, इंपॉर्टेंट होते हैं, एग्जाम में जरूर आते हैं। तो यही सब है जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, एग्जाम में आए हुए हैं किसी न किसी एग्जाम में, इन्हीं सबको हम टॉपिक वाइज अरेंज करके आपको देते हैं, जिससे कि आप आसानी से क्वेश्चन को देखें किस लेवल का क्वेश्चन भी आता है, हमें कैसे पढ़ना होता है। तो इंडिका पुस्तक के लेखक कौन थे। ठीक है, इंडिका पुस्तक के लेखक कौन थे। तो जो हमारे मेगास्थनीज है, कौन है? मेगास्थनीज जो है वो इंडिका पुस्तक के लेखक हैं। ठीक है, अब इसके आगे हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 17 के बारे में। क्वेश्चन नंबर 17 में क्या होता है कि आग का आविष्कार। ठीक है, आग का आविष्कार किस काल में हुआ था। ये सभी के सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके एग्जाम में देखने को मिल सकता है। तो आग का आविष्कार किस काल में हुआ था। ठीक है, जो हमारा पूरा पाषाण काल है, कौन है? पूरा पाषाण काल में क्या हुआ था, आग का आविष्कार हुआ था। अब क्वेश्चन नंबर 18 के हम बारे में बात करेंगे। तो माइक्रोलिथ, यानी माइक्रोलिथ मतलब क्या होता है कि सूक्ष्म पत्थर के जो औजार थे, जो उपकरण थे सूक्ष्म पत्थर के, वो किस काल की विशेषता है। माइक्रोलिथ जो है किस काल की विशेषता है। जो माइक्रोलिथ है वो हमारी मध्य पाषाण, किसमें? मध्य पाषाण काल में हुआ था। तो यहाँ पे माइक्रोलिथ किसमें होता है? मध्य पाषाण काल में। तो यहाँ सूक्ष्म पत्थर की अगर औजारों की बात की जाए तो किसमें होगा? मध्य पाषाण काल। तो अब इसके आगे हम बात करें क्वेश्चन नंबर 19 में, पशुपालन क्या होता है। पशुपालन का प्राचीनतम साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुआ है। किसके? पशुपालन का प्राचीनतम जो साक्ष्य है वो कहाँ से प्राप्त हुआ है। तो ये जो बागौर और आदमगढ़ जो है इलाका है, क्षेत्र है, यहाँ से क्या प्राप्त हुआ था? पशुपालन का प्राचीनतम साक्ष्य। बागौर एवं आदमगढ़ से पशुपालन का प्राचीनतम साक्ष्य प्राप्त हुआ है। अब इसके आगे हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 20 में, भीमबेटका जो कि एमपी में है। तो भीमबेटका की गुफाएं किसके लिए प्रसिद्ध है। हम आपको पहले बताए थे जब हम आपको टॉपिक में पढ़ा रहे थे कि जो भीमबेटका वहाँ पे क्या होता था, गुफाएं थी, वहाँ पे शैलचित्र बने हुए थे। तो इसी के लिए आंसर इसमें देखो ABCD करके जो ऑप्शन है इसको हम काट देंगे, ये बी है नहीं, ABCD। ठीक है, तो भीमबेटका एमपी की जो गुफाएं हैं वो किसके लिए प्रसिद्ध हैं। गुफा शैलचित्र, जो पेंटिंग्स होती हैं, केव पेंटिंग्स, उनके लिए प्रसिद्ध हैं। अब इसके बाद हम आगे बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 21 किसके बारे में, न्यूलिथिक एंड चालकोलिथिक, मतलब कि नवपाषाण काल एवं ताम्रपाषाण काल में देखेंगे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट कौन से बन सकते थे जो एग्जाम में आएंगे आपके। तो पहिए का इसमें
क्वेश्चन नंबर 21 में क्या देंगे, पहिए का आविष्कार किस काल में हुआ था। ठीक है, पहिए का आविष्कार किस काल में हुआ था, तो ये हमारा क्या है, नवपाषाण काल। यहाँ पे क्या हुआ था, पहिए के आविष्कार हुआ था। अब इसके आगे हम बात करेंगे, मानव द्वारा प्रयुक्त पहली धातु कौन सी थी, किसके द्वारा, मानव द्वारा। मानव द्वारा जो है पहली जो धातु थी, फर्स्ट मेटल, वो किसकी थी, तो आपको कॉपर मीन्स तांबा, तांबा की क्या थी, मानव द्वारा प्रयुक्त पहली धातु थी। ठीक है, अब इसके आगे हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 23 में, एग्रीकल्चर का प्राचीनतम साक्ष्य कहाँ से मिला है, किसका, एग्रीकल्चर, कृषि का जो है प्राचीनतम साक्ष्य कहाँ से मिला है। तो अगर हम देखा जाए तो सर्वप्रथम कहाँ मिला था, कृषि का जो प्राचीनतम साक्ष्य है वो हमारा मेहरगढ़, कहाँ से, मेहरगढ़। अभी मैंने आपको बात किया था कि यहाँ पे जो भीमबेटका थी वहां पे क्या था, गुफा मिले थे, और यहाँ पे हमारा जो मेहरगढ़ है यहाँ से क्या मिला था, कृषि का प्राचीनतम साक्ष्य मिला था। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 23 में हमने देखा कि जो कृषि का प्राचीनतम साक्ष्य है वो कहाँ से मिला था, मेहरगढ़ से। अब क्वेश्चन नंबर 40 मतलब 24 मतलब 24, क्वेश्चन नंबर 24 जो है, चावल का जो राइस है, चावल का प्राचीनतम साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुआ है। चावल का जो है प्राचीनतम साक्ष्य कोल्डी हवा, किसका, कोल्डी हवा से प्राप्त हुआ है। क्या प्राप्त हुआ है, चावल का प्राचीनतम साक्ष्य। अब इसी के आगे हम आगे चल के देखते हैं क्वेश्चन नंबर 25 जो है उसमें कि सिंधु घाटी सभ्यता, इसके परिचय के बारे में। ठीक है, सिंधु घाटी के बारे में देखेंगे, जो सिंधु घाटी सभ्यता थी इसके बारे में देखेंगे क्वेश्चन नंबर 25 में कि सिंधु घाटी सभ्यता की खोज जो है 1921 में किसने की थी। सिंधु घाटी सभ्यता की खोज कब हुई थी, 1921 में थी। आपको प्रश्न में ही अगर एक देखा जाए तो आंसर मिलेगा कि मतलब अगर खोज के बारे में पूछे सिंधु घाटी की सभ्यता की खोज कब हुई थी तो 1921 में हुई थी। और किसने किया था, इसमें क्वेश्चन में क्या पूछा है कि इसने सिंधु घाटी सभ्यता की जो खोज थी 1961 में तो हुई थी, लेकिन किसने किया था, इसके बारे में अगर पूछा जाए तो कौन थे हमारे, दयाराम साहनी। कौन है, दयाराम साहनी। अब इसी के आगे हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 26 में कि सिंधु घाटी सभ्यता जो है, जो सिंधु सभ्यता है उसका आकार कैसा था, किस आकार था, आयताकार था, वर्गाकार था, त्रिभुजाकार था या गोलाकार था। मतलब सिंधु घाटी सभ्यता का आकार कैसा था। अगर सिंधु घाटी सभ्यता का, सिंधु सभ्यता का अगर बात किया जाए आकार के बारे में तो हमारे कैसा था, ट्रेंगुलर, कैसे, ट्रेंगुलर मतलब त्रिभुजाकार, कैसा है, त्रिभुजाकार है। अब इसी में हम अगर देखें तो ये जो इंपॉर्टेंट इसको हमने बनाया है जिससे आपको भी आसानी रहे याद करने में। तो जैसे उत्तर में क्या है, मांडा, जम्मू कश्मीर के क्षेत्र में पड़ता है। उसके बाद पूर्व में आलमगीर, आलमगीरपुर यूपी के क्षेत्र में। दक्षिण में क्या है, दैमाबाद महाराष्ट्र। पश्चिम में सुतका गंडोर बलूचिस्तान। अब इसीलिए हम याद देखो, पूर्व में आलमगीर, आलमगीरपुर, दैमाबाद, सुतका गंडोर, मांडा, ये रहा पूर्व। पूर्व में आलमगीरपुर, पश्चिम में सुतका गंडोर, उसके बाद उत्तर में मांडा और दक्षिण में दैमाबाद। अब इसी आगे हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 27 में। ये आपके लिए जैसे आसानी हो याद करने में, किस क्षेत्र में कौन है, मतलब किस, जैसे पूर्व दिशा में क्या है, किस दिशा में कौन सा क्षेत्र में क्या क्या है। जैसे कि पूर्व दिशा में आलमगीर हमने पूर्व बताया है, वो कहाँ पे स्थित है, यूपी में। और सुतकांगडोर ये पश्चिम में है कि कहाँ, किस क्षेत्र में आता है, बलूचिस्तान। और उत्तर में मांडा है जो जम्मू और कश्मीर का क्षेत्र है वहां पे। और दक्षिण में दैमाबाद महाराष्ट्र क्षेत्र में। ठीक है, अब आगे हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 27 में, सिंधु घाटी मतलब सिंधु सभ्यता का सबसे दक्षिणी स्थल। आपको इसीलिए हमने ये बनाया था जिससे याद करने में आसानी हो, कहाँ से क्वेश्चन बनते हैं कि किस क्षेत्र में कौन सा दक्षिणी स्थल है, कौन सा पूर्वी, कौन सा पश्चिमी। इसीलिए आपको हम यहाँ पे डायग्राम के द्वारा बता भी दिए हैं जिससे याद करने में आसानी हो। तो क्वेश्चन नंबर 27 में क्या पूछा था कि सिंधु घाटी सभ्यता, जो सिंधु सभ्यता है का सबसे दक्षिणी स्थल कौन सा है, जो साउथर्न मोस्ट साइट है वो कौन सा है। तो हमने यहाँ पे क्या दिखा है, दैमाबाद। यहाँ से आपको पता चल सकता है कि कहाँ पे ये दैमाबाद। तो इसका आंसर क्या आएगा, क्वेश्चन नंबर मतलब आंसर नंबर बी। ठीक है, 27 में क्या होगा, आंसर नंबर बी। अब इसके आगे हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 28 में, किसी 40 जो कार्बन 40 है की पद्धति के अनुसार सिंधु सभ्यता का सर्वमान काल क्या है। जो कार्बन 40 है वो सिंधु सभ्यता के अनुसार का जो सर्वमान काल है क्या हुआ था। ठीक है, क्या है, तो क्वेश्चन नंबर 28 में ए में 2350 1750 के बीच में, मतलब 2500 1750 के बीच में, 1500 600 बीसी के बीच में, और 3250 से 2750 बीसी के बीच में। बीसी मतलब बिफोर जीसस क्राइस्ट। ठीक है, एडी और बीसी के बारे में आपको बता भी चुके हैं, बीडी बीसी और उसके बाद एडी एना डोमिनी। ठीक है, तो हम इसका पहले आंसर देखेंगे कि कार्बन जो 40 है पद्धति के अनुसार सिंधु सभ्यता का सर्वमान काल क्या है। तो आपको इसका जवाब देना है, हम इसका लेकिन आपको बता दे रहे हैं, अगर आपको नहीं अभी आता है तो जो इसका कार्बन 40 की पद्धति के अनुसार जो सिंधु सभ्यता का सर्वमान काल है वो हमारा 2500 से 1750 बीसी है। क्या है, 2500 से 1750 बीसी का मतलब इसका आंसर क्या है, आंसर नंबर बी। आंसर नंबर बी करेक्ट है। अब इसके आगे हम बात करेंगे
तो जो नगर नियोजन, जो टाउन प्लानिंग थी, कैसा था नगर नियोजन, ठीक है, इसके बारे में चर्चा करेंगे। कि क्वेश्चन नंबर 28 में देखेंगे कि हड़प्पा सभ्यता कौन है, हड़प्पा सभ्यता में जो सड़कें थी वो एक दूसरे को किस कोण पे काटती, मतलब किस एंगल पे काट रही थी। जैसे सड़कें हैं, ये कैसे काट रही थी, ऐसे काट रही थी, कैसे, ऐसे ऐसे, इन सब के बारे में हम बताएंगे कि सिंधु घाटी जो सिंधु सभ्यता है इसमें सड़कें कैसी थी, वो किस कोण पे एक दूसरे को काटती थी। तो देखेंगे कि पहला 16 डिग्री पे, आपको हम बता भी चुके हैं, 16 डिग्री पे कि 90 डिग्री पे कि 45 डिग्री पे कि समानांतर, ठीक है, 60 डिग्री, 90 डिग्री, 45 डिग्री समानांतर, किस एंगल पर, किस कोण पर एक दूसरे सड़कें हड़प्पा सभ्यता में काटती थी, इसका आपको जवाब देना है। तो हम आपको बता देंगे कि जो हड़प्पा सभ्यता है इनमें सड़कें जो दी थी एक दूसरे को 90 डिग्री पे, देखिए ये सड़कें ये ऐसे ऐसे, ये किस पर काटती थी, एक पार्ट हमारा 90 डिग्री का होता है, तो इसीलिए हड़प्पा सभ्यता में सड़कें एक दूसरे को 90 डिग्री पे काट देती थी। ग्रिड सिस्टम, ठीक है, किस पे आधारित है, ग्रिड सिस्टम। इसके आगे हम चलते हैं, बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 30 में। क्वेश्चन नंबर 30 में देखेंगे क्या कि सिंधु सभ्यता में प्रयुक्त पक्की ईंटों का अनुपात क्या है। जो ईंटें पाई गई सिंधु सभ्यता में उसमें जो प्रयुक्त जो ईंटें थी, पक्की ईंटें, उनका रेशियो क्या था, मतलब ऐसे लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई क्या था, मोटाई, इसके बारे में हमें बताना है। तो जो इसमें ईंटें पाई गई थी उनका रेशियो हमारा 4:2, मतलब कि 4:2:1, इन अनुपात में हमारा क्या था, सिंधु सभ्यता में पक्की ईंटों का अनुपात था। तो ये क्वेश्चन जो है एग्जाम में बनते हैं, ऐसे ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं, पूछे गए हैं, तो इसीलिए हम आपको यहाँ पे बता रहे हैं कि ये सब इंपॉर्टेंट है, आप इनको इग्नोर ना करिएगा, आप एक बार इसको जरूर देखिएगा। आपको नहीं जो क्वेश्चन बनते हैं आप उसको पढ़ के रिवाइज करके फिर इसको क्वेश्चन बनाइएगा, लेकिन आपको सब क्वेश्चन याद होने चाहिए सब। इसीलिए हर टॉपिक के हम 50-50 क्वेश्चन देते हैं जो एग्जाम में आए हुए रहते हैं और जो आने की संभावनाएं हैं वो भी, ठीक है। और ये ना सोचिएगा कि क्वेश्चन आसान है कि हम ये कर लेंगे, तो ऐसा नहीं है, आपको एक बार देखना ही पड़ेगा, ऐसे एग्जाम में क्वेश्चन आते ही हैं, ठीक है। अब बात करेंगे क्वेश्चन नंबर हम 31, किसके, क्वेश्चन नंबर 31 के बारे में। ग्रेट बाथ मतलब कि विशाल स्नानागार कहाँ से प्राप्त हुए हैं। क्वेश्चन नंबर 31 में क्या बात करेंगे, विशाल स्नानागार कहाँ से प्राप्त हुए हैं, हड़प्पा से प्राप्त हुए हैं कि मोहनजोदड़ो से, मतलब कि हड़प्पा, लोथल, मोहनजोदड़ो, कालीबंगा, ये सब मतलब कि कहाँ से प्राप्त हुए हैं। 4 ऑप्शन है आपके पास, आपको इसका जवाब देना है। तो विशाल स्नानागार है वो हम आपको बताए भी थे कि क्वेश्चन नंबर जो 31 का है वो क्या है, सी है, सी मोहनजोदड़ो, कहाँ से, मोहनजोदड़ो, विशाल स्नानागार मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुए हैं, ठीक है। अब इसके आगे हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 32, कौन सा हड़प्पाई नगर तीनों भागों, मतलब कि दुर्ग, मध्यम, निचला में विभाजित है। 3 भागों में कौन सा विभाजित है जो हड़प्पाई नगर है, कि दुर्ग में है, मध्यम है, निचला है, किसमें है। पहला ऑप्शन हमारा है धौलावीरा, दूसरा कालीबंगा, ठीक है, तीसरा चनहुद्रो, चौथा सुरकोटदा। तो आपको बताना है क्वेश्चन नंबर जो 32 है इसमें कौन सा हड़प्पाई नगर 3 भागों, मतलब कि दुर्ग, मध्यम, निचला में विभाजित था, ठीक है, 3 भागों में विभाजित था। इसका आपका आंसर बताना है। तो धौलावीरा है कि कालीबंगा है, चनहुद्रो है, सुरकोटदा है। तो इसका आंसर होता है हमारा धौलावीरा। धौलावीरा जो है वो 3 भागों में नगर, हड़प्पाई नगर विभाजित था, एक तो दुर्ग था, दूसरा मध्यम, तीसरा निचला, ठीक है। इसके बाद हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 33 के बारे में। प्रश्न नंबर 33, प्रश्न नंबर 33 में क्या देखेंगे, प्रमुख स्थल हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, ठीक है, इन सभी के बारे में जो मेजर साइट्स पाई गए हैं इन्हीं सब के बारे में जो क्वेश्चन आए हुए हैं इनके बारे में चर्चा करेंगे। क्वेश्चन नंबर 33 क्या है, ठीक है, प्रश्न 33 में मोहनजोदड़ो का शाब्दिक अर्थ क्या है। अगर पूछा जाए क्वेश्चन में कि मोहनजोदड़ो का शाब्दिक अर्थ क्या है, तो इसका हमको जवाब देना है काली चूड़ियां थी, कि मृतकों का टीला, कि देवताओं का घर है, कि विशाल नगर है। तो मोहनजोदड़ो का जो शाब्दिक अर्थ होता है वो क्या होता है, मृतकों का टीला। इसको पढ़ाते टाइम हमने आपको बताया भी था कि मृतकों का टीला जो है वो क्या है, मोहनजोदड़ो का शाब्दिक अर्थ है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 33 का जो आंसर आएगा वो बी आएगा, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 34 की बात करेंगे। कांसे की नर्तकी जो ब्रॉन्ज डांसिंग गर्ल है, मतलब कि कांसे की जो नर्तकी की मूर्ति है कहाँ से पाई गई है, कहाँ से मिली है। क्वेश्चन नंबर 34 में कांसे की जो नर्तकी की मूर्ति है कहाँ से मिली है, हड़प्पा से मिली है कि कालीबंगा, मोहनजोदड़ो, चनहुद्रो। ये सब 4 ऑप्शन है आपके सामने। आपको बताना है कि जो कांसे की नर्तकी की मूर्ति है कहाँ से प्राप्त हुई है,
हड़प्पा से हुई है, कालीबंगा से हुई, मोहनजोदड़ो से, कि चन्हूदड़ो से? तो क्वेश्चन नंबर 34 का जो होता है वो आंसर हमारा क्या होगा? मोहनजोदड़ो। मतलब कि क्वेश्चन नंबर 34 का आंसर सी, मोहनजोदड़ो से क्या मिली है? कांसे की नर्तकी की मूर्ति। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 34 का आंसर सी। अब बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 35 में हड़प्पा के बारे में। हड़प्पा किस नदी के तट पर स्थित है? अगर पूछा जाए हड़प्पा किस नदी के तट पर स्थित है, तो मेरे पास 4 ऑप्शन दिए गए हैं कि सिंधु, रावी, भोगवा, घग्गर। ठीक है, किसके? सिंधु, रावी, भोगवा और घग्गर। तो हड़प्पा जो है वो किस नदी के तट पर स्थित है? तो हड़प्पा जो किसके नदी के तट पर है? रावी के। किसके हैं? रावी के। तो 35 का आंसर हमारा क्या होगा? बी होगा। क्या होगा? बी। 35 का आंसर बी, हड़प्पा नदी जो है रावी नदी के तट पर स्थित है। ठीक है, हड़प्पा रावी नदी के तट पर स्थित है। अब आगे बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 36 के बारे में। प्रश्न 36 में देखेंगे कि पशुपति मोहर पर निम्न में से किस जानवर का चित्र नहीं है? जो पशुपति ये है, पशुपति मोहर पर किस जानवर का चित्र नहीं है? क्वेश्चन नंबर 36। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 36 में पशुपति मोहर पर निम्न में से किस जानवर का चित्र नहीं है? हाथी का नहीं है, कि टाइगर का नहीं है, कि गैंडा, कि गाय? ये क्या है? बाघ है। ठीक है, किसका नहीं है? तो हम देखेंगे कि जो पशुपति मोहर है उस पर गाय का चिन्ह नहीं था, हाथी का तो था। ठीक है, टाइगर भी थे, गैंडा भी था, हिरण, लेकिन ये गाय जो है गाय का चिन्ह नहीं था, चित्र नहीं था। पशुपति मोहर पर किस जानवर का चित्र नहीं है? तो किसका नहीं है? गाय का। क्वेश्चन नंबर 36 का डी। ठीक है, अब इसका प्रमुख स्थल लोथल एवं कालीबंगा के बारे में देखेंगे। मेजर साइट जो पार्ट 2 है इसमें क्या देखेंगे? लोथल एवं कालीबंगा प्रमुख स्थल जो थे। प्रश्न नंबर 37 में देखेंगे कि सिंधु सभ्यता का बंदरगाह कहाँ स्थित है? जो डॉकयार्ड है गोदीवाड़ा, मतलब कहाँ है, कहाँ पे स्थित है? कालीबंगा में है, कि लोथल में है, रोपड़ में है, कि सोरकोटदा में है? तो सिंधु सभ्यता जो है का बंदरगाह कहाँ पे स्थित है? क्वेश्चन नंबर 37 का होगा जो सिंधु सभ्यता का बंदरगाह वो कहाँ है? लोथल में है। क्वेश्चन नंबर 37 का आंसर बी, लोथल। ठीक है, अब इसके आगे हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 38 में कि जूते हुए खेत, जो प्लग्ड फील्ड, जो जूते हुए खेत हैं उनका सच कहाँ से मिला है? ए बी सी डी करके 4 ऑप्शन है कि कालीबंगा है, बनवाली, हड़प्पा, लोथल। जूते हुए जो खेत हैं उनको साक्ष्य कहाँ से मिला है? तो इसका आंसर हम आपको बताए थे, इंपॉर्टेंट है, ये कालीबंगा से प्राप्त हुआ। कहाँ से? कालीबंगा। तो इसका आंसर क्या है? ए है। ठीक है, 38 का आंसर ए, कालीबंगा से जूते हुए खेत के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। इसके बाद हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 39 में कि जो अग्निवेदी है, फायर अल्टेट्स, मतलब अग्निवेदी के प्रमाण कहाँ से मिले हैं? कहाँ से मिले हैं अग्निवेदी के प्रमाण? लोथल से मिले हैं, कि केवल हड़प्पा से मिले हैं, कि मोहनजोदाड़ो से मिले हैं, कि आलमगीरपुर से मिले हैं? ठीक है, लोथल, कालीबंगा, हड़प्पा, मोहनजोदाड़ो, आलमगीरपुर। अग्निवेदी के प्रमाण कहाँ से मिले हैं? तो हमारा आंसर होता है ए पे, कि ये प्राप्त हुए हैं लोथल एवं कालीबंगा। कहाँ से प्राप्त हुए हैं? लोथल एवं कालीबंगा से क्या प्राप्त हुए हैं? अग्निवेदी के प्रमाण लोथल एवं कालीबंगा से प्राप्त हुए हैं। क्वेश्चन नंबर 40 में देखेंगे युगल समाधियां क्या है? जो डबल ब्रियल थी, मतलब कि युगल समाधियां हैं, कहाँ से प्राप्त हुई हैं? लोथल से, हड़प्पा से, चन्हूदड़ो से, धौलावीरा। कहाँ से युगल समाधियां प्राप्त हुई हैं? क्वेश्चन नंबर 14 में, मतलब 40 में देखेंगे कि युगल समाधियां जो हमारी होती हैं कहाँ से प्राप्त होती हैं? लोथल से। कहाँ से? लोथल से। इसका आंसर क्या होगा? ए। अब इसके आगे हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 41 में, ये भी महत्वपूर्ण जो साइट्स होती हैं इनके बारे में देखेंगे कि क्वेश्चन नंबर 41 में देखेंगे कि मनके बनाने का कारखाना क्या होता है? मनके बनाने का कारखाना और लिपस्टिक के साथ, किसके साथ? लिपस्टिक के साथ कहाँ से मिले हैं? तो जो मनके बनाने का कारखाना है इसके और लिपस्टिक के जो साक्ष्य होते हैं वो हमारा कहाँ से मिले हैं? चन्हूदड़ो से, कि कालीबंगा से, कि बनवाली, की रोपड़? कहाँ से प्राप्त हुए हैं? तो इसका आंसर होगा हमारा चन्हूदड़ो। जो मनके बनाने का कारखाना और लिपस्टिक के जो साक्ष्य होते हैं वो चन्हूदड़ो से प्राप्त हुए हैं। इसका आंसर होगा ए। अब इसके बाद बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 42 में, उत्तम जल प्रबंधन क्या है? उत्तर वाटर जो मैनेजमेंट है वो कौन सा स्थल प्रसिद्ध है? जो वाटर मैनेजमेंट है के लिए कौन सा स्थल प्रसिद्ध है? कि मतलब लोथल है, कि धौलावीरा है, कि हड़प्पा है, कि राखीगढ़ी है?
तो जो उत्तम जल प्रपादन के लिए अगर स्थल देखा जाए जो प्रसिद्ध होते हैं, वो प्रसिद्ध कौन से हैं? धौलावीरा। धौलावीरा उत्तम जल प्रपादन के लिए प्रसिद्ध स्थल है। क्या है? प्रसिद्ध स्थल है। क्या है? जल प्रपादन के लिए धौलावीरा सबसे प्रसिद्ध स्थल है। ये हो गया 42 का आंसर बी। अब इसकी बात करेंगे 43। क्वेश्चन नंबर 43 में देखेंगे घोड़े की अस्थियां कहाँ से प्राप्त हुई हैं? जो घोड़े की अस्थियां थी वो कहाँ से प्राप्त हुई हैं? 43 में देखेंगे जो घोड़े की अस्थियां कहाँ से प्राप्त हुई हैं? सूरकोटसर से कि कालीबंगा, लोथल, मोहनजोदड़ो। सूरकोटदा, कालीबंगा, लोथल, मोहनजोदड़ो। घोड़े की अस्थियां कहाँ से प्राप्त हुई हैं? तो इसमें हम देखेंगे कि इसका आंसर जो होगा कि आंसर नंबर 1 सूरकोटदा। क्या होगा? आंसर नंबर 1 सूरकोटदा से क्या प्राप्त हुए हैं? घोड़े की अस्थियां। ठीक है। अब इसके आगे हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 44 में कि वह एकमात्र शहर कौन सा है जो दुर्ग रहित है? दुर्ग रहित, दुर्ग रहित की हम चर्चा किए थे टॉपिक में कि दुर्ग रहित क्या है, तो इसी के बारे में क्वेश्चन बना है कि वह एकमात्र शहर कौन सा है जो दुर्ग रहित है। एकमात्र शहर है, कौन सा है? एकमात्र शहर के बारे में बात करेंगे कि अब देखेंगे कि इसका आंसर में मोहनजोदड़ो है, चनहुदड़ो है, कालीबंगा है, लोथल है। कौन सा है? तो इसमें अगर देखा जाए कि एक मात्र शहर की बात कीजिए दुर्ग रहित में, तो कौन सा है? चनहुदड़ो। कौन सा है? चनहुदड़ो। चनहुदड़ो क्या है? एकमात्र शहर है जो दुर्ग रहित है। क्वेश्चन नंबर 44 का बी आंसर होगा। अब इसके बाद बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 45 में समाज व्यापार एवं पतन के बारे में। ठीक है, समाज व्यापार एवं पतन के बारे में देखेंगे क्वेश्चन नंबर 45 में सिंधु घाटी की जो समाज व्यवस्था है वो कैसी है? समाज व्यवस्था सिंधु घाटी कैसी है? पितृसत्तात्मक है कि मातृ सत्तात्मक है कि दोनों है, पितृ मातृ दोनों है कि इनमें से कोई नहीं है? तो आंसर नंबर हमारा जो मतलब क्वेश्चन नंबर 45 में जो होता है सिंधु घाटी सभ्यता जो है, सिंधु घाटी की समाज व्यवस्था कैसी थी? पितृ सत्तात्मक कि मातृ सत्तात्मक कि दोनों? और या चौथा नंबर क्या है? इनमें से कोई नहीं। तो ये हमारी जो थी सिंधु सभ्यता की जो समाज व्यवस्था थी कैसी थी? मातृ सत्तात्मक है। आंसर नंबर बी 45 का बी मातृ सत्तात्मक। अब आंसर नंबर मतलब क्वेश्चन नंबर 46 देखेंगे यूनानी लोक कपास। क्या? जो यूनानी लोक कपास को किस नाम से पुकारते थे? यूनानी जो कपास को किस नाम से पुकारते हैं? सीडन, कॉटन, मिलुआ या कार्पस? ठीक है, कार्पास। ठीक है, इसमें हम कहते हैं यूनानी जो कपास को किस नाम से पुकारते थे? यूनानी जो कपास है लोग किस नाम से पुकारते थे? सीडन थे, कॉटन था, मिलुआ था कि कार्पास था? ठीक है, कार्पास। अब इसमें जो हमारे यूनानी लोग कपास को सीडन, क्या? सिंडन, ठीक है, नाम से पुकारते थे। इसका आंसर क्या होगा? ए। क्वेश्चन नंबर 46 का आंसर ए। ठीक है, अब बात करेंगे 47। क्वेश्चन नंबर 47 में क्या था? मेसोपोटामिया के लेखों में हड़प्पा के लिए किस शब्द का प्रयोग किया गया है? जो मेसोपोटामिया है उसमें लेखों में जो हड़प्पा के लिए किस शब्द का प्रयोग किया गया है? तो ये दिलमुन था कि मगन था कि मेलुआ था कि हमारा अक्काद था? इन चारों के बारे में बताइए कि मेसोपोटामिया के लेखों में हड़प्पा के लिए किस शब्द का प्रयोग हुआ है। तो अगर मेसोपोटामिया के लेखों में हड़प्पा के बारे में अगर बात किया जाए तो मेलुआ शब्द, किसका शब्द? मेलुआ। आंसर नंबर सी 47 का आंसर सी मेलुआ शब्द का प्रयोग हुआ है। किसके लिए? मेसोपोटामिया के लेखों में हड़प्पा के लिए। ठीक है, अब इसके बाद बात करेंगे हम क्वेश्चन नंबर 48 में कि जो सिंधुवासी मुहरे हैं बनाने में मुख्यतः किसका उपयोग करते थे? सिंधुवासी मुहरे जो है बनाने में किसका मुख्य उपयोग करते थे? सोना का करते थे कि सेल खड़ी, तांबा, लोहा? चार ऑप्शन आपके सामने हैं कि सिंधुवासी मुहरे बनाने में मुख्यतः किसका उपयोग करते थे? तांबा का करते थे, सेल खड़ी, तांबा, सोना, लोहा। चार ऑप्शन है, सोना, सेल खड़ी, तांबा, लोहा। किसका? सिंधुवासी मुहरे बनाने में मुख्यतः प्रयोग करते थे। तो हमारा सिंधुगर वासियों के बारे में बात करें, मुहरे में किसका उपयोग करते थे? सबसे ज्यादा किसका उपयोग करते थे? सेल खड़ी। आंसर नंबर बी 48 का आंसर नंबर बी किसका प्रयोग करते थे सिंधुवासी मुहरे बनाने के लिए? मुख्यतः सेल खड़ी का। अब आंसर नंबर क्वेश्चन नंबर 49 की बात करें, क्वेश्चन नंबर 49 में देखें हड़प्पावासी जो सोना है कहाँ से आयात करते थे? आयात मतलब आयात निर्यात जो होता है कहाँ से होता था? हड़प्पावासी सोना का कहाँ से आयात करते थे? हड़प्पावासी के बारे में बात की जाए कि खेतड़ी से करते थे आयात कि कर्नाटक से ये आयात करते थे हड़प्पावासी सोना कि ईरान से करते थे कि अफगानिस्तान? अगर क्वेश्चन नंबर 49 में हड़प्पावासी सोना कहाँ से आयात करते थे बात की है तो खेतड़ी, कर्नाटक, ईरान, अफगानिस्तान।
तो हम इसमें देखेंगे कर्नाटक जो क्षेत्र है, कर्नाटक क्षेत्र से हड़प्पा वासी क्या करते थे, सोने को आयात करते थे। कहां से? कर्नाटक से। तो 49 का आंसर बी। अब लास्ट क्वेश्चन, टॉप 15 में हम सबसे लास्ट क्वेश्चन देखेंगे कि सिंधु सभ्यता के पतन का सर्वाधिक मान्य कारण क्या है। जो सिंधु सभ्यता का जो पतन हुआ था उसका सर्वाधिक मान्य कारण क्या है, क्योंकि विभिन्न मत थे इसमें, तो इसमें सबसे मान्य कारण, सर्वाधिक मान्य कारण क्या है? आर्यों का आक्रमण था, कि बाढ़ था, कि जलवायु परिवर्तन था, कि भूकंप था। तो अगर हम इसमें सिंधु सभ्यता के पतन का सर्वाधिक मान्य कारण देखे जाए तो हमारा क्या था? बाढ़ था, फ्लोड। बाढ़ जो था सिंधु सभ्यता का पतन का सर्वाधिक मान्य कारण था। ठीक है, तो ये हमारी आंसर की, जिसमें आप आंसर आप मैच कर सकते हैं। अगर आपका जो भी वीक है, जहां पे आप स्कोर नहीं कर पाए उसको आप टॉपिक को फिर से रिवाइज करिए। तो थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट। सफलता उन्हीं को मिलती है जो निरंतर प्रयास करते हैं। ठीक है, तो आज का सेशन यहीं पर समाप्त करते हैं। आपको क्लास कैसी लगी और एग्जाम की प्रिपरेशन, टाइपिंग से रिलेटेड, डीवी और मेडिकल से रिलेटेड जानकारी प्राप्त करने के लिए कमेंट्स में जरूर बताएं। ऐसे ही वीडियो को डेली अपडेट्स पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस करो, और वीडियो की फ्री पीडीएफ एमसीक्यू पाने के लिए टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करो, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। जय हिंद।